नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप शो। सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। ये वीडियो दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में पड़ने वाले पांडव नगर का है। गली नंबर 9 के लोगों ने आज दोपहर जमकर बवाल काटा। 9 अप्रैल से सील हुई इस गली के लोग पुलिस वालों से बैरिकेड हटाने की मांग कर रहे थे। अप्रैल की शुरुआत में इस गली में कोरोना संक्रमण का एक मामला मिला था, जिसके बाद एहतियात के तौर पर गली को सील किया गया था। गली को दोनों तरफ से बंद कर पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी गई थी। ना कोई अंदर आ रहा था, ना बाहर जा रहा था। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि गली 30 अप्रैल या फिर 1 मई को खोल दी जाएगी। 1 मई की दोपहर तक जब ऐसा कुछ नहीं दिखा तो लोग घरों से बाहर निकले और गेट पर इकट्ठा हो गए। पुलिस वालों से लड़ने लगे, प्रशासनिक अधिकारियों से भी। ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए तालियां बजा रहे थे। इस बुलेटिन को देख रहे सभी लोगों से हमारी अपील है, अगर आप किसी हॉटस्पॉट में रहते हैं तो अपना धीरज बनाए रखें। मुश्किल वक्त है, कुछ दिन में बीत जाएगा। जो हॉटस्पॉट्स में नहीं रहते हैं उन्हें भी स्थानीय प्रशासन के ऐलान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही तय करेगा कि रियायत कहाँ और कितनी मिलनी है। सोशल मीडिया पर लॉकडाउन के संबंध में मिल रही जानकारी पर फौरन भरोसा ना करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। अब आपको बताते हैं कोरोना संक्रमण से जुड़े कुछ अपडेट्स। सबसे पहले आंकड़े। दुनिया भर में संक्रमितों का कुल आंकड़ा हो गया है 32,67,000। कल जब मैं शो कर रहा था तो संक्रमितों के आंकड़े की जगह बोल गया था कि संक्रमण से मरने वालों का, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। संक्रमितों का आंकड़ा है 32,67,000। ठीक हुए हैं 10,21,000 लोग, मौतें हुई हैं 2,34,000। अमेरिका में रोजाना तकरीबन 25 से 30,000 नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन 30 अप्रैल के दिन रूस में 8,000 से ज़्यादा मामले संक्रमण के सामने आए। इसके बाद से वहाँ पर प्रशासन ने सतर्कता और बढ़ा दी, लेकिन अपने पड़ोस में और बड़ी गड़बड़ हुई है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, मतलब वहाँ की लोकसभा, इसके स्पीकर हैं असद कैसर। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और असद कैसर ने हाल ही में अपने यहाँ रोज़ा इफ्तार पार्टी रखी थी। इसके अलावा वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान समेत कई बड़े अधिकारियों से भी मिले थे। अप्रैल में इमरान खान का कोरोना टेस्ट हुआ था जो नेगेटिव आया था। अभी ये तय नहीं है कि उनका दोबारा टेस्ट होगा कि नहीं। अब पाकिस्तान से भारत पर आते हैं, अपने देश पर। अपने यहाँ संक्रमण के कुल मामले हो गए हैं 35,043। ठीक हुए हैं 8,889। मौतें हुई हैं 1,147। पिछले 24 घंटे में 1,913 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि केंद्र सरकार ने देश के ज़िलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन, इन 3 जोन्स में बांट दिया है। रेड मतलब संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा, इसमें 130 ज़िले हैं। ऑरेंज मतलब यहाँ खतरा अपेक्षाकृत कम है, इसमें 284 ज़िले हैं। ग्रीन मतलब यहाँ संक्रमण का खतरा नहीं के बराबर है, इसमें 319 ज़िले हैं। ग्रीन जोन में वही ज़िले रखे जाते हैं जहाँ 21 दिनों से कोई नया मामला सामने ना आया हो। समय समय पर इस व्यवस्था की समीक्षा भी होती है। देश के लगभग सभी बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु वगैरह रेड जोन में है। ऐसा नहीं कि रेड या ऑरेंज जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने आज इस पर सफाई भी दी। सुनिए। मुख्य फोकस ये है कि विद इन दीज डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम रेड या ऑरेंज जोन बोलते हैं, वहां पर केसेस आए हैं, तो वहां पर हमें एक प्रोएक्टिव और स्ट्रिंजेंट मेथड में जाते हुए उनको कंटेन करना है। वहां पर जो भी वायरस स्प्रेड हुआ है सिस्टम में, उसको कंटेनमेंट जोन उसकी डिलिनेट करते हुए वहां पर उसको एक बड़े रूथलेस मैनर से वहीं पर चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है, ताकि उस जिले में और उस जिले के बाहर वह ना फैले। तो ये इसी संदर्भ में मैंने आप लोगों को कंटेनमेंट जोन के प्रॉपर पैरामीटर्स के बारे में हाईलाइट किया था। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर, चाहे वह रेड डिस्ट्रिक्ट हो या वह ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ होम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नोटिफाई करेगी।
सरकार ने आज ये भी बताया कि अप्रैल, मई और जून की मांग को ध्यान में रखते हुए 75,000 वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें से 7,884 वेंटिलेटर विदेश से आयात किए जाएंगे, बाकी भारत में बनाए जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए सरकार औद्योगिक सिलेंडर्स को अस्पतालों में इस्तेमाल करने की तैयारी भी कर रही है। ये तो हुए अपडेट। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहले आपको दिन की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जुड़ी खबर बता देते हैं। लॉकडाउन की बढ़ोतरी से जुड़ी, फिर दुनिया जहां की बातें करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। जी, आपने सही सुना। जो सवाल आप सबसे पूछते फिर रहे थे, उसका जवाब मिल गया है। लॉकडाउन का तीसरा संस्करण, उसकी रूपरेखा सामने आ गई है। मगर घबराइए नहीं, इस बार रियायतें और भी ज्यादा हैं। अब लॉकडाउन देश में 17 मई तक रहेगा। ये 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरे चरण का लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है। इसके बाद 4 मई से तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू होगा। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है। इन गाइडलाइंस की सबसे खास बात यह है कि रिस्क प्रोफाइलिंग की गई है। क्या अर्थ हुआ इसका? देश भर के जिलों को रेड यानी कि हॉटस्पॉट, ऑरेंज और ग्रीन, ऐसे 3 जोन्स में बांटा गया है। इस शब्दावली का जिक्र सरकार पिछले दिनों भी करती आई है, लेकिन इस बार ये वर्गीकरण लॉकडाउन का मूल है। रेड जोन में शामिल जिलों में अगर 21 दिन तक कोई नया मामला नहीं आया तो उन्हें ऑरेंज जोन में डाला जाएगा। ऑरेंज जोन में शामिल होने के बाद अगर फिर कोई मामला 21 दिन तक नहीं आया, तभी जिला ग्रीन जोन में जाएगा, और इसका उल्टा भी होता रहेगा। एक एक करके आपको तीनों जोन्स के बारे में बताते हैं, यहाँ क्या छूटें रहेंगी। रेड जोन, यहाँ लॉकडाउन सबसे ज्यादा सख्ती के साथ रहेगा। पहले की तरह तमाम पाबंदियां जारी रहेंगी, खासकर कंटेनमेंट जोन में, माने जहां कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वो इलाका और उसके आसपास के तमाम इलाके जहां प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है, बदस्तूर जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी कुछ गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। इसमें साइकिल रिक्शे, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, एक जिले से दूसरे जिले में चलने वाली बसें, स्पा और सलून, ये सब बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर कुछ गतिविधियों की इजाजत होगी। यहाँ 4 पहिया वाहन में 2 लोग यात्रा कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र माने SEZ और औद्योगिक टाउनशिप में काम शुरू हो सकता है। अब बात करेंगे ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन में बसें नहीं चलेंगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी 2 ही लोग बैठ सकते हैं। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू होंगी, कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। अब बात करते हैं ग्रीन जोन की। 50% क्षमता के साथ ग्रीन जोन में बसें भी चलेंगी। बस डिपो 50% कर्मचारियों के साथ ऑपरेट करेंगे। इन जिलों में सलून समेत अन्य जरूरी सेवाएं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। ग्रीन जोन में एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रकों और सामानों की आवाजाही हो सकेगी। राज्य एक दूसरे के ट्रकों को बॉर्डर पर नहीं रोकेंगे और इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से पास की जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्रालय के आदेश में जिन भी चीजों का जिक्र नहीं है, वो सब ग्रीन जोन में खुल सकती हैं। पर कुछ पाबंदियां ऐसी हैं जो हर जोन में लागू रहेंगी लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी। क्या है ये? हवाई यात्रा, रेल यात्रा, मेट्रो, सड़क मार्ग द्वारा यात्रा, ये बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। होटल, रेस्तरां, बड़े सार्वजनिक समारोहों के स्थान जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य सारी गतिविधियां जिसमें सभा, जिसमें लोगों का जुटना शामिल है, ये सब पूरी तरह से बंद रहेंगी। आर्थिक गतिविधियां भी चालू रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि ये सब गतिविधियां बंद रहें, और इसमें धार्मिक गतिविधियों पर पाबंदी भी है। विशेष परिस्थिति में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति है, लेकिन ये अनुमति केंद्र सरकार स्पेसिफिकली देगा। जैसे अभी एक ट्रेन चलाई गई मजदूरों के लिए तेलंगाना से झारखंड तक, इस तरह की अनुमति सक्षम प्राधिकारी देंगे, ये नहीं कि अपने मन से चल दी। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत छूट मिलेगी इसके लिए। शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। इसे लागू कराने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा 144 की मदद ले सकता है। सभी जोन में 65 साल से ऊपर के व्यक्ति, प्रेग्नेंट महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, इनको घर में ही रहना होगा। फिर से रिपीट करता हूं, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, इनको हर हाल में घर में ही रहना है। अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी है इनसे जुड़ी हुई, तभी ये बाहर निकल सकते हैं।
जो छूट हर जोन में मिलेगी उसके बारे में भी सुन लीजिए। हर जोन में अस्पतालों की ओपीडी शुरू हो सकती है, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी तरह के सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में इसकी भी इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा मनरेगा के काम, खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां, ईंट भट्टे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और घरेलू निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकानें भी खुली रहेंगी। कृषि आपूर्ति श्रृंखला माने खेती की सप्लाई चेन में आने वाली सभी कृषि गतिविधियां जैसे बुवाई, कटाई, खरीद, विक्रय की अनुमति होगी। मछली पालन, पशुपालन, वृक्षारोपण जैसे कामों पर कोई रोक नहीं रहेगी, बशर्ते ये कंटेनमेंट जोन में न हो। इसके अलावा सार्वजनिक उपयोग की चीजें जैसे बिजली, पानी, कचरा प्रबंधन, दूरसंचार, इंटरनेट, कुरियर और डाक सेवाओं के संचालन की अनुमति भी पहले की तरह बनी रहेगी। ई कॉमर्स को लेकर भी कुछ रियायत है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स को मंजूरी दी गई है, यानी ये सब तरह के प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। गैर जरूरी सामानों पर भी लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और डिलीवरी की जाएगी। लेकिन रेड जोन में सिर्फ इसेंशियल गुड्स, खाने पीने के सामान की ही डिलीवरी होगी। ये सारे केंद्र सरकार की तरफ से किए गए ऐलान हैं। स्थानीय प्रशासन जरूरी लगने पर अपनी तरफ से रियायतें घटा भी सकता है और सख्ती बढ़ा भी सकता है। और बड़ी खबर की शुरुआत आज अच्छी खबर से करेंगे। अच्छी खबर यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों के लिए पहली विशेष रेलगाड़ी आज रवाना हो गई। हैदराबाद के पास पड़ने वाले लिंगमपल्ली स्टेशन से झारखंड के हटिया जाने वाली ये ट्रेन 1 मई को सुबह 5 बजे निकली। 24 डब्बों वाली इस ट्रेन में 1000 मजदूर हैं। एक डब्बे में लगभग 54 लोगों को बिठाया गया है। ये ट्रेन हटिया से पहले कहीं नहीं रोकी जाएगी। सिर्फ पानी और स्टाफ की बदली के लिए टेक्निकल हॉल्ट लिए जाएंगे। ट्रेन चलाने का फैसला गृह और रेल मंत्रालय के बीच हुई बैठक में लिया गया था। ये ट्रेन रात 11 बजे के करीब हटिया पहुंचेगी आज। उससे पहले इसे रात 8 बजे के करीब झारखंड के चक्रधरपुर में रोका जाएगा, जहां यात्रियों को खाना दिया जाएगा। हटिया पहुंचने पर ट्रेन से उतरे सभी यात्रियों का पंजीकरण होगा, फिर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। ये थर्मल स्क्रीनिंग क्या होती है? इससे बिना छुए पता चल जाता है कि बुखार तो नहीं है। सिर्फ बुखार का पता चलता है, कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव का पता नहीं चलता है। ये अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने गांव द्वार में अपने बात की तो लोगों ने कहा कि वो मशीन लेके पुलिस वाले जांच लेते हैं या प्रशासन के, और लोगों को संतुष्टि हो जाती है कि कोरोना है कि नहीं। इस पूरी कार्रवाई की जो ट्रेन से उतरेंगे मजदूर, वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इसके बाद मजदूरों को 60 बसों में अपने अपने गृह जिलों की तरफ रवाना किया जाएगा। जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद एक बार फिर इनकी स्क्रीनिंग होगी और यहाँ से लोगों के हाथ पर होम क्वारंटीन का ठप्पा लगाकर भेजा जाएगा। ज़रूरी लगा तो लोगों को सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स में भी भेजा जाएगा। इसके अलावा झारखंड की सरकार कोटा से छात्रों को लाने की भी तैयारी कर रही है। सूत्रों ने खबर दी कि झारखंड के रेजिडेंट कमिश्नर कोटा के लिए निकल गए हैं। बाकी राज्य भी इस तरह की तैयारियों में लगे हैं। आसपास के जो मीडिया सोर्सेज हैं उन पर नज़र रखिए, आपको खबर ज़रूर मिलेगी। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता RD वाजपेयी, उन्होंने भी आज प्रेस से कहा कि ये ट्रेन तेलंगाना सरकार के आग्रह पर चलाई गई थी। रेल मंत्रालय ने यह व्यवस्था एक बार के लिए की थी। आने वाले समय में और ट्रेनें तभी चल सकती हैं जब शुरुआती और आखिरी स्टेशन वाली राज्य सरकारें आग्रह करें और इसके लिए रेल मंत्रालय अनुमति दें। इसलिए कयास लग रहे थे कि और ट्रेनें चल सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की हेडलाइंस में अब तक सिर्फ बसें चलाने की बात हुई थी। इसके बाद बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई राज्यों ने ट्रेन चलाने की मांग की थी। आज दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान हो गया आखिरकार, इन सारी मांगों के बाद। इसके मुताबिक प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और छात्रों समेत देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे दूसरे लोगों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। रेल मंत्रालय इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो अलग अलग राज्य सरकारों से बात करेंगे। हमारी आपसे अपील है, संयम रखिए। इतने दिन रखा है, कुछ दिन और। आने वाले दिनों में आप सभी अपने अपने घर पहुंच सकेंगे, लेकिन आपको अभी सड़कों पर नहीं उतरना, स्टेशनों पर भीड़ नहीं लगानी है। सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादा बनी रहे, ये इस व्यवस्था की पहली शर्त है। अगर आप भीड़ लगाएंगे तो ये व्यवस्था बाधित होगी और आपका घर जाना और कुछ दिनों, कुछ हफ्तों के लिए टल सकता है। बड़ी खबर में आप बात नांदेड़ की। पिछले दिनों से पंजाब में नए मामले जो कोरोना संक्रमण के सामने आ रहे हैं, उनका संबंध बार बार महाराष्ट्र के इस शहर से जोड़ा जा रहा है। यहाँ कई सारे सिख श्रद्धालु थे जो लॉकडाउन के चलते अपने घर नहीं लौट पाए। अब जब ये पंजाब पहुँचे तो इनके बीच से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। इस समाचार की तैयारी तक पंजाब के 1/3 से ज़्यादा मामले नांदेड़ से आए सिख श्रद्धालुओं के बीच से सामने आए थे।
अकाल तख्त और सिख समाज के दूसरे संगठनों में अब वही चिंता है जो पिछले दिनों मुस्लिम समाज में थी कि उन्हें कोरोना संक्रमण फैलाने वालों की तरह तो नहीं देखा जाएगा। तबलीगी जमात का मामला सामने आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हेट कैंपेन चला था, कई भ्रामक खबरें चलवाई गई थी। इसके नतीजे में देश भर में सब्जी बेचने वालों से उनका धर्म पूछा जाने लगा, कईयों की पिटाई हुई। दूसरे देशों की आपत्ति लेने के बाद सरकार की तरफ से ट्वीट हुए और तब जाकर मामला कुछ शांत हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि नांदेड़ के मामले के सभी तथ्य अच्छी तरह समझे जाएं। पहले समझिए कि सिख धर्म में नांदेड़ का महत्व क्या है। सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ की नींव रखने वाले गुरु गोबिंद सिंह ने संगत को यही 7 अक्टूबर 1708 को आखिरी दर्शन दिए थे। फिर उन्होंने देह त्याग दी। सिखों के 5 पवित्र तख्तों में से एक तख्त हजूर साहिब नांदेड़ में है। यहाँ पर हर साल होली के लिए बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु आते हैं। कई दूसरे धर्म के लोग भी पहुँचते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ था। कुछ लोग होली के बाद भी रुके, माने मार्च के दूसरे हफ्ते तक। फिर कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ और ये श्रद्धालु वहीं रह गए। उम्मीद थी कि लॉकडाउन खत्म होगा, लेकिन मोदी सरकार ने लॉकडाउन 2.0 घोषित कर दिया। 2 हफ्ते के लिए इसको और बढ़ा दिया। लंबे समय से नांदेड़ में अटके लोग चिंता करने लगे कि कैसे वहां से निकला जाए। जब तक सरकारें कोई फैसला लेती तब तक कई लोग निजी गाड़ियों से पंजाब में दाखिल हो चुके थे। कई लोगों को बीच में पुलिस ने पकड़ा भी। मिसाल के लिए एक जत्था 16 अप्रैल को नांदेड़ से लुधियाना के लिए निकला। 17 को पुलिस ने इंदौर के पास सेंधवा में इन्हें रोक लिया। 19 अप्रैल को पंजाब सरकार ने दखल दिया, तब ये इंदौर से आगे बढ़े। इस मामले में नांदेड़ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजूर साहिब गुरुद्वारे में करीब 4000 लोग ठहरे थे। नांदेड़ में कोरोना के 2 मामले पहले भी सामने आ चुके थे, इसलिए यहाँ पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा था। लेकिन 15-16 अप्रैल के बाद से श्रद्धालु बस गाड़ियों का इंतजाम कर पंजाब वापस जाने लगे। 20 अप्रैल को नांदेड़ पुलिस ने एक FIR भी दर्ज की थी, जिसमें लिखा था कि 90 लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर पंजाब जाने के लिए गाड़ियां बुक की। अनुमान है कि इस तरीके से करीब 200 लोग पंजाब के लिए निकले। इसके बाद हजूर साहिब नांदेड़ के प्रशासन ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के साथ मिलकर 24 और 25 अप्रैल के बीच 15 बसों में करीब 460 लोगों को नांदेड़ से पंजाब भेजा। बाद में 27 अप्रैल को पंजाब सरकार बाकी बचे श्रद्धालुओं को लेकर आई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3525 श्रद्धालुओं को 80 वॉल्वो बसों में पंजाब लाया गया। नांदेड़ से श्रद्धालुओं को लाने का पहला आधिकारिक और संगठित प्रयास था। हजूर साहिब नांदेड़ से 24 और 25 अप्रैल को 15 बसों में पंजाब लाए गए 460 लोग। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखे। 26 अप्रैल को अमृतसर के स्वास्थ्य दल ने करीब ऐसे 179 लोगों को होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया, सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग करके। लेकिन जब कोरोना पॉजिटिव केस निकलने शुरू हुए तो इन्हें घरों से बुलाया गया। 26 अप्रैल को अमृतसर में कोरोना वायरस के 14 मामले थे, लेकिन 30 अप्रैल की शाम 5 बजे तक ये मामले बढ़कर 42 हो गए। 1 मई माने आज की आधिकारिक डिटेल्स आनी बाकी है, पर मीडिया रपटों के मुताबिक अमृतसर में 24 घंटे के अंदर 90 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 76 केस नांदेड़ से वापस आए लोगों के हैं। लुधियाना, जहाँ के लोगों को इंदौर के पास रोका गया था, वहाँ का हाल भी सुन लीजिए। 27 अप्रैल तक पंजाब के लुधियाना में कोरोना के 18 केस थे, लेकिन 4 दिनों के भीतर ही यहाँ कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 63 हो गई। ये 30 अप्रैल का आंकड़ा है। इसी तरह 26 अप्रैल तक पंजाब के फाजिल्का और तरनतारन जिले में एक भी केस नहीं था, लेकिन ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 1 मई तक तरनतारन में 14 और फाजिल्का में 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। नांदेड़ से आने वाले श्रद्धालुओं के आने से पहले पंजाब के 3 जिले ग्रीन जोन में थे। अब पूरा पंजाब ऑरेंज या रेड जोन में हो गया है। नांदेड़ से कुछ लोगों के चोरी छिपे पंजाब आने की खबरें थी। मीडिया ने सूत्रों के हवाले से लिखा भी कि कई ऐसी जगह हैं, मसलन पंजाब हरियाणा का डबवाली बॉर्डर, जहां से कुछ गाड़ियों में आए लोग पंजाब पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाता। अब सरकार हरकत में है, लेकिन कैसे ट्रेस करेंगे, ये बड़ी चुनौती है। सिखों के पहले तख्त श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी हरप्रीत ने भी इस मामले में चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि हजूर साहब नांदेड़ से आए लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे जताया जा रहा है कि जैसे हजूर साहब नांदेड़ से कोरोना आया हो। उन्होंने अंदेशा जताया कि तबलीगी जमात के समय जैसे पूरे समुदाय को निशाने पर लिया गया था, वैसा ही सिख समुदाय के साथ ना हो। हरप्रीत सिंह ने टेस्टिंग किट और मेथड पर भी सवाल उठाए हैं। कहा कि इन पर कितना ही भरोसा किया जा सकता है, वो सरकार बताए। पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुनने में आया कि सरकार के पास क्वारंटीन करने की पूरी व्यवस्था भी नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा? उन्होंने आज करीब 4 बजे एक वीडियो संदेश जारी किया। बताया कि बीते 2-3 दिनों में 7000 लोगों को नांदेड़, कोटा और राजस्थान के कुछ और हिस्सों से लाया गया है। एक बात और कही,
जो लोग कच्चे पक्के रास्तों से होकर पंजाब पहुंच रहे हैं वो ऐसा ना करें, चेक पोस्ट से होकर आएँ, क्वारंटीन में रहें, अनचाहे में पंजाब का नुकसान ना करें। कैप्टन ने बताया कि 1 मई को सामने आए जो 100 केसेस हैं उसमें से 7 ऐसे थे जिसमें पंजाब में रह रहे लोगों को हुआ, बाकी बाहर से आए। नांदेड़ से श्रद्धालुओं के लौटने से पहले 26 अप्रैल तक पंजाब में 322 केस थे जो 1 मई की शाम तक बढ़कर 585 हो गए। इसमें से 457 मामले एक्टिव हैं। पंजाब में लॉकडाउन से पहले मार्च महीने में करीब 90,000 लोग विदेश से लौटे थे। तब माना जा रहा था कि पंजाब बारूद के ढेर पर है, लेकिन हालात उतने बुरे नहीं हुए। नांदेड़ के बाद पंजाब फिर मुश्किल में है। कुल 568 केस में लगभग 35% केस नांदेड़ से सीधे जुड़े हैं और ये संख्या बढ़ना तय है। तो पंजाब को आने वाले समय में बहुत सतर्क रहना होगा। और जो बात हम तबलीगी जमात के वक्त कह रहे थे वो अभी भी कह रहे हैं, धर्म से मत जोड़िए। जो लापरवाह हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, लेकिन पूरे समुदाय को निशाने पर मत लीजिए। ये वक्त साथ रहकर कोरोना से लड़ने का है, आपस में लड़ने का नहीं। चलते चलते आपको 2 अपडेट और दे देते हैं ज़रूरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी कुर्सी पर आया कोरोना संकट अब खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में 21 मई को विधान परिषद के चुनाव कराने का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया, रिक्वेस्ट की, प्रधानमंत्री मोदी की हरी झंडी मिली। इसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल और भाजपा के पूर्व नेता भगत सिंह कोश्यारी वो पसीजे। राज्य सरकार की अनुशंसा पर चुनाव आयोग ने विधान परिषद के चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। ये चुनाव कोरोना संक्रमण की वजह से टल गए थे। उद्धव ठाकरे ने पिछले साल 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वो इस समय ना तो विधान परिषद और ना ही विधानसभा के सदस्य हैं और सीएम के पद पर बने रहने के लिए उन्हें 28 मई से पहले किसी सदन का सदस्य होना ज़रूरी था। वो कैबिनेट से सिफारिश करवा रहे थे कि राज्यपाल के कोटे से हो जाए, लेकिन राज्यपाल विचार विमर्श के मोड में थे। उद्धव ने मोदी जी से बात की, विचार विमर्श पूरा हो गया। एक और अपडेट, आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनरल रावत ने कहा कि तीनों सेनाएं कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम करती हैं। इन सभी का अभिवादन करने के लिए 3 मई को वायुसेना श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम तक फ्लाई पास्ट करेगी। इसके अलावा डिब्रूगढ़ से कच्छ तक भी फ्लाई पास्ट होगा। फ्लाई पास्ट के लिए लड़ाकू जहाज जमीन के करीब उड़ान भरेंगे। इसके अलावा हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। नौसेना समंदर में अपने जहाज़ों को किनारे के पास लाकर उन पर रोशनी करेगी। सेना कोविड अस्पतालों के पास सेना बैंड की प्रस्तुति देगी। इसके अलावा 3 मई को पुलिस मेमोरियल पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए जाएंगे। इसके लिए एक विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। अब बात करेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी अफवाहों की। पहली अफवाह आई हरियाणा के जींद से। यहाँ की शिवपुरी कॉलोनी में किसी ने घरों के बाहर गेट पर लाल धागा बांध दिया, फिर लाल रंग भी फेंक दिया। इतना ही नहीं, गलियों में खड़े कई वाहनों पर भी लाल रंग फेंका गया। अगले दिन लोग उठे तो गेट पर धागा देखा, लाल रंग देखा, डर गए। तरह तरह की बातें होने लगी, अफवाह फैलने लगी कि कोई कोरोना फैलाने के लिए टोटका कर रहा है। फिर रात को पहरेदारी भी शुरू हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा। नतीजा ये निकला कि किसी शरारती तत्व ने अपने मज़े के लिए, लोगों को डराने के लिए ये लाल रंग और लाल धागे का उपक्रम किया है। इन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के डर का आपके मजाक से कोई ताल्लुक हो तो ये मजाक स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा में एक अफवाह और भी फैल रही है, लाल रंग से ही जुड़ी, कि कोरोना से बचने के लिए महिलाएं लाल रंग की चूड़ियां पहने। इस तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, फिर लाल रंग की चूड़ियों की तलाश शुरू हो रही है। हम आपको बार बार कह रहे हैं, इन मूर्खताओं से, इन अंधविश्वासों से बचिए, इन अफवाहों से बचिए। कोरोना की वैक्सीन आएगी, दवाई आएगी, जब आएगी तब ढिंढोरा पीटा जाएगा, आपको ही बताया जाएगा। उसके पहले इन टोटकों के चक्कर में आप अपनी सेहत और दिमागी सेहत खास तौर पे इससे खिलवाड़ कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौर में अच्छी खबरों का अकाल है, लेकिन आज एक हमारे हाथ लग गई। अमेरिका की लगभग 100 कंपनियां चीन को छोड़कर अब भारत में निवेश करने का मन बना रही हैं। और सटीक बताऊं तो यूपी में अपना प्लांट लगा सकती हैं। कोरोना संकट को अवसर की तरह इस्तेमाल करने वाली बात प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे हैं। आप यूँ समझिए कि प्रधानमंत्री का इशारा उत्तर प्रदेश ने ढंग से समझ लिया। उत्तर प्रदेश के लघु मध्यम उद्योग और इन्वेस्टमेंट मामलों के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, उन्होंने अमेरिका की लगभग 100 कंपनियों के साथ बात की और फिर बताया कि ये कंपनियां अब चीन छोड़कर भारत में आएंगी। ये कंपनियां क्या बनाती हैं? कई चीज़ें। कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर की हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, लॉजिस्टिक्स की हैं। कई बड़े नाम हैं, मसलन अडोबी आईटी सेक्टर की, लॉकहीड मार्टिन रक्षा और उड्डयन से जुड़ी, फेडेक्स और यूपीएस लॉजिस्टिक्स से जुड़ी, और सिस्को आईटी और नेटवर्किंग से जुड़ी। ये कंपनियां चीन छोड़कर भारत क्यों आ रही हैं? कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? हमें क्या फ़ायदा होगा? सीधा सा जवाब है, कोरोना संकट की वजह से।
इस संकट ने कारोबार की नई परिभाषाएं गढ़ दी हैं। अब कंपनियां एक ही जगह पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं रखना चाहती। जैसे शुरुआत में चीन में कोरोना फैला और लॉकडाउन लगा तो सब कुछ बंद हो गया, इसलिए अब कंपनियां चीन के बाहर भी अवसर तलाश रही हैं। इसके साथ ही अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है, तो कई कंपनियां चीन से अपना बेस भारत शिफ्ट करना चाहती हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यूपी सरकार अमेरिकी कंपनियों को कई तरह की छूट दे रही है। लैंड सब्सिडी यानी कि सस्ती ज़मीन वाली छूट, कैपिटल सब्सिडी और भी कई तरह की छूट, ताकि कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में आएँ और उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहे। पर ऐसा नहीं है कि यूपी को सहूलियत देने भर से कंपनियां आ जाएंगी, इसमें अमेरिकी सरकार की भी सहमति है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यानी कि विदेश मंत्रालय ने इस बात की सहमति दे दी है। पिछले हफ्ते अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें भारत में प्लांट लगाने की अहमियत पर चर्चा हुई थी। यानी सब कुछ सही रहा तो यूपी में लाखों करोड़ों का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, सरकार के खजाने में पैसा आएगा, नौकरियां बढ़ेंगी, लॉकडाउन के संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए सब विटामिन की तरह होगा और योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स भी चमकेगी। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। जाते जाते एक कविता सुनाते हैं। आज 1 मई है। 1986 में शिकागो में इसी दिन 8 घंटे काम की मांग के साथ मजदूरों का एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। ये पहले शांतिपूर्ण रहा, फिर हिंसा हुई। इसी आंदोलन की याद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत हुई। मजदूरों के संघर्ष को हमारा सलाम। आज के दिन को समर्पित सुरूर बाराबंकवी की एक कविता। आज मई का पहला दिन है, आज का दिन मजदूर का दिन है, जुल्मों सितम के मद्दे मुकाबिल हौसला ये जमहूर का दिन है। आज का दिन ये इल्म हुनर का, फिक्र अमल की फतह और जफर का, आज शिकस्ते जुल्मत शब है, आज फरोगे नूर का दिन है। सदियों के मजलूम इंसान ने आज के दिन खुद को पहचाना, आज का दिन है यौम अनल हक, आज का दिन मंसूर का दिन है। अपने लहू का परचम लेकर आज के दिन मजलूम उठे थे, एक नए उरमा की रिवायत, एक नए दस्तूर का दिन है। अब न कभी हम जुल्म सहेंगे, जब रोज सितम पे चुप न रहेंगे, एक नए ऐलान की सायत, एक नए मंशूर का दिन है। आज अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का भी जन्मदिन है, उनको बधाई। आपको छोड़ जाते हैं उनके इस वीडियो के साथ जिसमें हम भी हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। एक एंकर के तौर पे मेरे लिए सबसे मुश्किल वक्त है, क्योंकि आप नेताओं से मिलते हैं, एक्टर्स से मिलते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन फिर आप एक ऐसी एक्टर से मिलते हैं जिसके आप फैन हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि आप ब्लश करें कि सवाल पूछें। आप ब्लश कैसे करते हैं? ऐसे? फौजी बच्चे अलग होते हैं, वो एक अलग ही मेटल के बने होते हैं। कैंट में पले बड़े, कभी आवा वाली पार्टीज देख रहे हैं, कभी डैड जा रहे हैं आ रहे हैं। कोई कैंट का एक्सपीरियंस विच रियली मेड यू कि यार ये तो बॉस करना ही, जैसे यू वर मेंशनिंग इन द इंटरव्यू कि मैं बाथरूम में खड़े होकर अपने आप का इंटरव्यू लेती थी। कोई फौजी एक्सपीरियंस? मुझे ना कैंटीन बड़ी पसंद थी कि ना हम लोगों को ना सस्ते में सब कुछ मिल जाता है, तो लगता था कि यार हम कितने अलग हैं, हमको सस्ते में चीज़ें मिलती हैं। एक हम लोग शॉपिंग वॉपिंग तो करनी मतलब बाद में शुरू करिए, बाहर जाके शॉपिंग करना। जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी, उसके पहले तो सब कुछ हमारा उसी कैंटोनमेंट में हो जाता था। हमारा हॉस्पिटल भी वहीं पे था, हमारे स्कूल भी उधर ही थे, हमारा शॉपिंग जो हमारी कैंटीन थी वो भी वहीं पे थी। तो एक दुनिया है एक विद इन अ कैंटोनमेंट जिसमें हम लोग बड़े हुए हैं। एंड जो सबसे खास बात जो मुझे लगती है एक आर्मी बैकग्राउंड कि जो बच्चे होते हैं, जो आप बोल रहे हो कि कॉन्फिडेंट होते हैं, एंड आई थिंक वो इसलिए होते हैं क्योंकि स्पेशली गर्ल्स हमें ना किसी भी ऐसे थॉट्स के साथ नहीं हमको बड़ा किया जाता है कि तुम लड़की हो और ये लड़का है, तुम इन्फीरियर हो या तुम बच के रहना। ये ऐसी कोई मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक ये चीज़ें कभी सुनी नहीं थी। एकदम बहुत ही इक्वालिटी के साथ बड़ा किया जाता है।